जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज हम 11 अक्टूबर का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एडिटोरियल जो है ना, ये एडिटोरियल हम कवर करेंगे जो कि हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम है ना, उसमें जो केसेस पेंडिंग होते जा रहे हैं ना, ये जो जस्टिस जो है वो डिले होते जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये जो है हमारा जीएस पेपर 2 के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको हम करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये हम नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट द मैंडेट, ये जम्मू कश्मीर इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ये जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है वो इंडिया विजिट किए हैं है ना, तो ये हम देखेंगे जो इंडियन डिप्लोमेसी के लिए थोड़ा सा सही है। ये जो एडिटोरियल है ये हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसको हम नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया द हिंदू का। इसके बाद हम इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल देखते हैं कि वहां से हम क्या पढ़ सकते हैं। तो देखो इंडियन एक्सप्रेस में जितने भी एडिटोरियल आज आए हैं वो सारे रतन टाटा जी के ऊपर लिखे गए है ना, तो ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, तो ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, दोनों रतन टाटा जो हैं उनके ऊपर लिखा गया है। यहाँ भी आप देखिए ये इलेक्शन के ऊपर है, हरियाणा इलेक्शन। ठीक है, ये भी आप देखेंगे जो दिल्ली का सीएम हाउस जो खाली करवाया गया था उसके ऊपर लिखा गया था, ये पॉलिटिकल न्यूज है, इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो है नोबेल प्राइज के ऊपर आया है ना, तो नोबेल प्राइज का मैंने आपको बताया है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आप जरूर करिएगा। ठीक है, नहीं तो मंथली मैगजीन आती है उसमें बकायदा सबके बारे में डिटेल दी हुई होगी, तो वहां से हम ये कर लेंगे। ओके, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, तो इनको नहीं करना है हमको। फिर यहाँ देखिए ये भी रतन टाटा जो है उनके ऊपर लिखा गया, ये भी रतन टाटा है जो उनके ऊपर लिखा गया। ठीक है, अमिताभ बच्चन का बर्थडे है तो उसके ऊपर ये आया है ना, तो ये आज हम देखें तो आज कुछ इतना इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया नहीं है ना, तो ये हम नहीं करेंगे। अब बात करें जो रतन टाटा जी के ऊपर यहाँ पे एडिटोरियल आया है ना, तो इसको आप एथिक्स में कहीं यूज कर सकते हैं है ना, तो उनकी जो वैल्यूज हैं उनको कहीं पे एथिक्स में कोट कर सकते हैं, जैसे लीडरशिप, इंटीग्रिटी है ना, तो ये जो वैल्यू है इसको आप यूज कीजिए एथिक्स के पेपर में। ओके, और यदि आपको पढ़ना है तो एक इनमें से एक एडिटोरियल उठा के आप आराम से पढ़ लेना। ओके, लेकिन हम इसको अभी यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, तो सिर्फ दो एडिटोरियल हमको मिले, पहला और ये दूसरा, तो इनको हम कवर करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एडिटोरियल क्या है, द ग्रोइंग कोर्स ऑफ लिटिगेशन इन इंडिया। द आर्टिकल डिस्कस द वेरियस चैलेंजेस प्लगिंग द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये जो आर्टिकल है ये डिस्कस करता है वेरियस जो चैलेंज है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में है ना, फोकसिंग प्राइमरली फोकस किस पे कर रहा है, ये कर रहा है कोर्ट शेड्यूल डिले में और केस मैनेजमेंट इश्यूज में। दिस प्रॉब्लम कौन कौन सी, जो शेड्यूल डिले हो रहा है और केस मैनेजमेंट इश्यू जो है ना, ये जो प्रॉब्लम है ये कंट्रीब्यूट करती है टू डिले जस्टिस एंड कोज इमेंस फ्रस्ट्रेशन फॉर लिटिगेंट। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इस वजह से केस में लेट जजमेंट मिलता है और जो लिटिगेंट है उसको फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, एम्फेसाइज दिस प्रॉब्लम इन हर स्पीच। ठीक है, इन्होंने अपनी स्पीच में इस प्रॉब्लम को एम्फेसाइज किया, लिंकिंग इट टू द मेटाफोर ऑफ अ ब्लैक कोट सिंड्रोम। अब ये जो मेटाफोर आप देख रहे हैं ना, इसको आप अपने मेंस के एग्जाम में, ठीक है, मेंस के एग्जाम में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें बात हो रही है कि इसके इश्यूज हैं, ठीक है, जो केस है वो डिले होते जा रहे हैं, तो उसमें आप ये मेटाफोर जो है इसको यूज कीजिए कि ब्लैक कोट सिंड्रोम, ऐसा किसने कहा है, द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट है। ओके, अ सिचुएशन, अब ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है, अ सिचुएशन वेयर पेशेंट वाइटल साइन वर्सन ड्यू टू लॉन्ग वेटिंग टाइम इन क्रिटिकल सिटिंग। तो जो क्लिनिकल टाइम में है ना, किसी पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो उसके जो हालत है वो और खराब होती जाती है। उसी तरह प्रोलॉन्ग लिटिगेशन पीरियड एंड कंटिन्यूअस अर्जेंटमेंट लीड टू फ्रस्ट्रेशन, हेजिटेट इन सीकिंग लीगल redress and delay justice. Okay, one of the key challenges addressed is the court struggle to handle its caseload efficiency. तो एक बड़ी समस्या ये भी है कि कोर्ट्स को अपने केसेस को एफिशिएंटली हैंडल करने में दिक्कत हो रही है। प्रोसीजरल इश्यू सच एज inconsistent implementation of case flow management rule in the district court have prevented the desired efficiency in case handling. प्रोसीजरल इश्यू जैसे कि केस फ्लो मैनेजमेंट रूल जो है ना, इनका इनकंसिस्टेंट इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कहां पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो कि प्रिवेंट करता है डिजायर्ड एफिशिएंसी इन केस हैंडलिंग। जो केस को हैंडल करने की जो एफिशिएंसी होती है ना, डिजायर्ड एफिशिएंसी है, उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, दिस रूल वर डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन केस प्रोसेसिंग एंड एस्टेब्लिश प्रिडिक्टेबल शेड्यूल, बट
हैव एट लिमिटेड इम्पैक्ट इन प्रैक्टिस। तो ये जो रूल है ना, कौन से, केस फ्लो मैनेजमेंट रूल, इनको डिजाइन किया गया था कि ताकि जो केस प्रोसेसिंग है ना, ये स्ट्रीमलाइन रहे और एक प्रिडिक्टेबल शेड्यूल जो है उसको स्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है, लेकिन इसका जो है इंपैक्ट काफी कम देखने को मिल रहा है। चैलेंजेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जजेस के पास केस लोड काफी ज्यादा है ना, और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको जज किया जा रहा है किन बेसिस पर, कि वो कितने केस जो है उनको डिस्पोज कर रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस दे डिस्पोज, बजाय कि केस की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है ना। कॉम्प्लेक्सिटी से उनको मतलब नहीं है, उनका मतलब ये है कि वो कितने नंबर ऑफ केस जो है उनको डिस्पोज कर रहे हैं। द इवेल्यूशन सिस्टम, ये जो इवेल्यूशन सिस्टम है उनकी परफॉर्मेंस को जज करने का, इसकी वजह से क्या होता है, जो जजेस हैं वो प्रायोरिटी देते हैं सिंपल केसेस को ताकि वो जल्दी से डिस्पोज हो जाएं, वाइल मोर कॉम्प्लेक्स केस आर ऑफन डिले, और जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं वो डिले होते जाते हैं। एडिशनली द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ एडजमेंट बाय लिटिगेंट often done to delay proceeding or seek a tactical advantage further exacerbate the issue of delay litigation। साथ ही लिटिगेंट भी एडजमेंट का स्ट्रेटेजिक यूज करते हैं ताकि वो प्रोसीडिंग को डिले कर सके या अपने फेवर में सिचुएशन को बदल सके, जो लिटिगेशन डिले को और बढ़ाता है। कोर्ट शेड्यूलिंग डिले की वजह से जो केसेस हैं इनका बैकलॉग जो है ये बढ़ता जा रहा है, और जो स्टैट्यूटरी डेडलाइन को यदि एक्सटेंड कर दिया जाता है तो ये जो हाई कोर्ट है ना, हायर जो कोर्ट है, ये इसको नोटिस लेती हैं। जजेस ग्रांटिंग अननेसेसरी एडजमेंट में फेस डिसिप्लिनरी एक्शन, और जो जजेस अननेसेसरी एडजमेंट जो है ये ग्रांट करते हैं तो उनको डिसिप्लिनरी एक्शन जो है इसको फेस करना पड़ता है। एस डिले ऑफन इंपैक्ट विटनेस, क्योंकि ये जो डिले होता है ना ये इंपैक्ट करता है विटनेस को, लॉयर को, और जो केस मैनेजमेंट प्रोसेस है इसको ये इंपैक्ट करता है। डिलेज इन विटनेस टेस्टिमोनीज और लास्ट मिनट एडजमेंट अफेक्ट द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट सिस्टम। तो ये विटनेस का टेस्टिमोनीज और लास्ट मिनट एडजमेंट जो है ये ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट जो है इसको अफेक्ट करता है, विथ मेनी केसेस रिमेनिंग अनरिजॉल्व फॉर ईयर, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जो काफी केसेस जो हैं ये अनरिजॉल्व रह जाते हैं काफी लंबे टाइम तक। ओके, नीड फॉर होलिस्टिक रिफॉर्म, तो आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया गया है कि जुडिशियरी रिफॉर्म का एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए जिसमें केस शेड्यूलिंग, ठीक है, और जो केस टाइमलाइन है इसका प्रॉपर एडहेरेंस होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मेजर मस्ट बी टेकन टू एड्रेस नॉट ओनली शेड्यूलिंग डिले बट ऑल्सो प्रोसीजरल बोटलनेक दैट स्लो डाउन ट्रायल्स। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव मेजर लेना जरूरी है ताकि शेड्यूलिंग डिले और प्रोसीजरल बोटलनेक को दूर किया जा सके जो ट्रायल्स को स्लो करते हैं। बाय अडॉप्टिंग अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच एंड यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, द इंडियन जुडिशरी कैन स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन लिटिगेंट। आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जुडिशरी के जो प्रोसेस है इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, और जो लिटिगेंट है ना, लिटिगेंट के लिए टाइमली जस्टिस इंश्योर किया जा सकता है। A more structured system would prevent unnecessary delay and ensure that the judiciary function efficiently, which is crucial for maintaining the public trust in the legal system. Additionally, reforms need to address resources constraint, procedural inefficiency, and the culture of adjournment that litigant exploit. तो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से अननेसेसरी जो डिले हो रहा है ना, इसको रोका जा सकता है और जुडिशियरी को एफिशिएंटली चलाया जा सकता है जो पब्लिक ट्रस्ट के लिए जरूरी है। रिफॉर्म्स में रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट, प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज और एडजमेंट कल्चर को भी एड्रेस करना होगा जिससे लिटिगेंट्स का मिसयूज हो रहा है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। द आर्टिकल अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म टू इंश्योर टाइमली एंड एफिशिएंट केस मैनेजमेंट इन इंडियन कोर्ट। तो ये जो आर्टिकल है ये इंडियन कोर्ट में जो जुडिशियल रिफॉर्म है उसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे हाईलाइट करता है ताकि टाइमली और एफिशिएंटली केस मैनेजमेंट हो सके, एड्रेसिंग शेड्यूलिंग डिले, encouraging judges to adhere to timeline and ensure proper use of resources will be essential to providing litigants with the justice they deserve in the reasonable time frame। ठीक है, तो शेड्यूलिंग डिले को ठीक करना, जजेस को टाइमलाइन अडेयर करना, जजेस को टाइमलाइन अडेयर करने पर जोर देना और प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज इंश्योर करना इसेंशियल होगा ताकि लिटिगेंट को न्याय सही समय पर मिल सके। ओके, तो ये हमारा पहला एडिटोरियल जो था जो जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड था, जहां पर जो केस हैं वो डिले होते जाते हैं तो क्यों होते हैं उसके बारे में बात की गई है, उसका कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे रिफॉर्म के लिए दिए गए हैं।
अब हम देखते हैं हमारा सेकंड एडिटोरियल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की आपको अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ओके, और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड एडिटोरियल, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इंडिया एंड मालदीव लेट्स सब्टल डिप्लोमेसी सरपास मस्कुलर पोस्चरिंग। द आर्टिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर फोकसेस ऑन द डिप्लोमेटिक इवोल्यूशन बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव। तो ये जो आर्टिकल है इसका फोकस इंडिया और मालदीव्स के बीच बदलते डिप्लोमेटिक रिलेशन पर है, पर्टिकुलरली फोकसिंग द इलेक्शन ऑफ मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू। खासकर मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू के इलेक्शन के बाद। आफ्टर अज्यूमिंग ऑफिस, मोइजू मेड हिज फर्स्ट बायलैटरल विजिट टू इंडिया, अ सिग्निफिकेंट मूव aimed at repairing ties that had become strained due to its campaign rhetoric and previous position। तो अपना ऑफिस संभालने के बाद मोइजू ने अपना पहला बायलैटरल विजिट इंडिया की तरफ किया, जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप था दोनों देशों के बीच के रिश्तों को सुधारने के लिए। ट्रेडिशनली मालदीव लीडर हैव विजिटेड इंडिया फर्स्ट आफ्टर इलेक्शन, अंडरस्कोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर बायलैटरल रिलेशनशिप। However, Moizu victory was largely based on the opposition India Out campaign, which sought to reduce India's military presence and influence in the Maldives। मालदीव्स के लिए ट्रेडिशनली पहला फॉरेन विजिट हमेशा कौन सा देश होता था? वो होता था इंडिया, है ना। तो ये क्या बताता है? ये दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है उसकी अहमियत को बताता है। लेकिन मोइजू का जो इलेक्शन था, है ना, जो मोइजू का इलेक्शन था ये लार्जली इंडिया आउट कैंपेन के बेस पर लड़ा गया था, जिसमें इंडिया की जो मिलिट्री प्रेजेंस थी और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था उसको कम करने पर जोर दिया गया था। ओके, डिस्पाइट हिज अर्लियर क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया, मोइजू विजिट टू न्यू दिल्ली रिफ्लेक्ट अ pragmatic shift। दिस चेंजेस comes in the wake of controversies within the Maldives, particularly related to tourism and campaign like boycott Maldives, which were critical of external influence। Moizu had promised to follow a Maldives first policy aiming to reduce reliance on India। However, realizing the economic and strategic importance of India, Moizu softened his stance। He initially reached out to other nations like Turkey, China and UAE, but eventually he focused on rebuilding his ties with India। अपने पहले वाले क्रिटिकल पोजीशन के बावजूद, ठीक है, कौन सा क्रिटिकल पोजीशन? कि बॉयकॉट इंडिया, है ना, बॉयकॉट इंडिया जो इन्होंने कैंपेन चलाया गया था, उसके बावजूद मोइजू का इंडिया विजिट एक प्रेगमेटिक चेंज को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। अब ये मालदीव्स के अंदर चेंज कैसे आया कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में विजिट कर रहे हैं? ये चेंज मालदीव्स के अंदर के कॉन्ट्रोवर्सीज जैसे कि टूरिज्म बायकॉट, है ना, इंडियन लोगों ने मालदीव्स का जो टूरिज्म था उसको बायकॉट किया, बायकॉट मालदीव्स कैंपेन, है ना, ये सब चलाया गया। अब ये जो कैंपेन इंडिया चला रहा था ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के खिलाफ था। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की हम बात करें तो जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस था मालदीव्स पर, इसलिए वहां पे ये कैंपेन चला रहे थे इंडिया आउट, है ना। तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के खिलाफ इंडिया ने भी चलाया बॉयकॉट मालदीव्स। अब जब मालदीव्स में इलेक्शन चल रहे थे तो उस दौरान मोइजू ने कैंपेन चलाया जिसमें उसने नारा दिया उसका मालदीव फर्स्ट पॉलिसी का। मोइजू ने मालदीव फर्स्ट पॉलिसी का वादा किया जिसमें उन्होंने इंडिया पर डिपेंडेंसी जो होती है उसको कम करने की बात की थी। लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए मोइजू ने अपना स्टांस को यहाँ पे सॉफ्टन किया है, ठीक है। तो पहले मोइजू ने कहां पे टर्की में, चाइना और यूएई जैसे जो देश हैं, है ना, इनके साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश की। तो बाद में समझ में आया कि इंडिया से दूरी सही नहीं है, तो इंडिया के साथ रिलेशन को रीबिल्ड करने के लिए जो इनके प्रेसिडेंट है वो वापस इंडिया विजिट किए, ठीक है। इंडिया रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द मालदीव्स फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी has long provided defense and economic assistance. This includes $4 million in support, $100 million for infrastructure project, and the provision of defense equipment like helicopter and aircraft. This contribution have been vital in maintaining security and aiding development in Maldives. Moizu's decision to meet with Indian Prime Minister Narendra Modi and work on formal bilateral negotiation marks a significant step in resetting the relationship. India's subtle diplomacy, emphasizing cooperation, support, and dialogue, has enabled
it to maintain a long influence in the region without resorting to hardline tactic. ओके, अब इंडिया ने मालदीव्स के लिए डिफेंस और इकोनॉमिक सपोर्ट दिया है, ठीक है, जिसमें $400 मिलियन का आप देखेंगे कि सपोर्ट है, 100 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट है, और इसमें डिफेंस इक्विपमेंट जैसे हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये भी शामिल है। अब इंडिया ने जो ये असिस्टेंस दिया हुआ है मालदीव्स को, तो ये मालदीव्स की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हुए। अब मौजू का इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ फॉर्मल बायलैटरल नेगोशिएशन करना एक मेजर स्टेप है दोनों देशों के लिए, ठीक है, जिससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, ठीक है, जो रिलेशन है वो वापस रीसेट होंगे, रीबिल्ड होंगे, जो इंडिया के लिए भी जरूरी है और मालदीव्स के लिए जरूरी है। इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडिया की जो रीजनल सिक्योरिटी है और स्टेबिलिटी वो बनी रहेगी। और मालदीव के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मालदीव को चाहिए असिस्टेंस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और जो टूरिज्म जो इंडिया ने बायकॉट किया है ना, वो टूरिज्म जाएगा तो उनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बहुत काम कर रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहा है, कहां पे? मालदीव्स में। तो यदि दोनों देशों के रिलेशन अच्छे होंगे, ठीक है, तो दोनों देश यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे इंडियन ओशन रीजन में। तो ये जो नेगोशिएशन हुआ है मौजू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में, है ना, फॉर्मल बायलैटरल नेगोशिएशन हुए हैं, वो मेजर स्टेप है दोनों देशों के रिश्तों के लिए, ठीक है, ताकि उनको रीसेट किया जा सके, रीबिल्ड किया जा सके। इंडिया की सब्टल डिप्लोमेसी, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, सब्टल डिप्लोमेसी। ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? जिसमें इंडिया कॉपरेशन और सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है ना, मालदीव को सपोर्ट कर रहा है, उसको साथ कॉपरेट कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसको दबाते जा रहा है, इंडिया उसके साथ कॉपरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या है? इंडिया की सब्टल डिप्लोमेसी है, ठीक है। तो ये जो सब्टल डिप्लोमेसी है इंडिया की, इसने मालदीव के साथ अब इंडिया के जो रिलेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग किया है बिना किसी हार्डलाइन अप्रोच के। ओके, द आर्टिकल हाईलाइट्स हाउ इंडिया लॉन्ग टर्म अप्रोच while avoids over this muscular posturing has proven successful in securing its strategic interest in the Maldives। तो ये जो आर्टिकल है ये दिखाता है कि जो इंडिया का लॉन्ग टर्म अप्रोच है ना, जो ओवर द मस्कुलर पोस्चरिंग से दूर है, काफी सक्सेसफुल रहा है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। इंडिया कंटिन्यू टू असिस्ट द मालदीव विथ ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ट्रेड एग्रीमेंट एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट दैट ड्राइव ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो इंडिया मालदीव के लिए ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ट्रेड एग्रीमेंट और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करता हुआ आया है, जो दोनों देशों के ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। दिस डिप्लोमेटिक अप्रोच कॉन्ट्रास्ट एंटी इंडिया rhetoric seen during Moizu campaign, demonstrating how regional geopolitics and the realities of governance often necessitate shift in policy. As a result, India remains a crucial partner or first responder for the Maldives, supporting its defense and economic stability while fostering a partnership built on mutual respect and shared goals. अभी जो मोइजू का इंडिया विजिट है ना, ये हमने देखा ये प्रेगमेटिक चेंज है मालदीव्स की डिप्लोमेसी में। अभी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है मोइजू की, कि मोइजू के कैंपेन के स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया रेटोरिक से काफी अलग है, ठीक है, और ये दिखाता है कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स और गवर्नेंस की रियलिटीज कैसे पॉलिसीज को शिफ्ट करने पर मजबूर करती हैं। एट लास्ट हम देखें तो जो इंडिया है ये मालदीव्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है और एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना हुआ है किसके लिए? मालदीव्स के लिए। अब यदि मालदीव्स को कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इंडिया सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो असिस्टेंस देने में हो, है ना। तो इंडिया जो है मालदीव्स का फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना हुआ है, जो इस छोटे से देश की डिफेंस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में मदद कर रहा है। In conclusion, Moizu visit makes a shift in Maldives-India relation, moving away from hostility and towards constructive engagement. This partnership highlights India's ability to use subtle diplomacy to strengthen its regional influence, ensuring stability and growth for both nations. तो कंक्लूजन की बात करें तो मोइजू मेक्स अ शिफ्ट इन मालदीव्स इंडिया रिलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे मालदीव्स और इंडिया का जो रिलेशन है ये शिफ्ट हुआ है, मूविंग अवे फ्रॉम हॉस्टिलिटी एंड टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, जहां पर हॉस्टिलिटी की जगह अब किसने ले ली है? कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ने। अभी जो पार्टनरशिप है ये हाईलाइट करती है इंडिया की एबिलिटी टू यूज सब्टल डिप्लोमेसी, जो इंडिया सब्टल डिप्लोमेसी यूज करता है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, जिसकी वजह से इंडिया जो अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को पे बढ़ा रहा है, ठीक है, जिससे दोनों देशों की स्टेबिलिटी और ग्रोथ जो है वो यहाँ पे इंश्योर हो सके। तो दोनों एडिटोरियल हमने यहाँ पे समाप्त कर लिए, और इन एडिटोरियल की बात करें तो ये दोनों द हिंदू से हमने लिए थे, और ये दोनों जीएस पेपर 2 में आपको काम आएंगे, एक पॉलिटी में और एक आईआर में।
तो यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और अच्छी वीडियो लाने का, इसमें और अच्छा इंप्रूव करने का। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।